रेशियो एनालिसिस बेसिकली टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये अकाउंटिंग नहीं है, ध्यान रखना। कि ये हम इसमें ऐसे करेंगे जो अकाउंटिंग के अगेंस्ट चली जाएगी, तो बार बार अपने मन पर एक बड़ा सा पत्थर रख लेना और बोलना भाई अकाउंटिंग नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको वो जगह कहाँ कहाँ पड़ रही है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पहले मैं डिस्कस करूंगा, विच इज टोटली टोटली बोरोड विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से निकलकर चीजें आती हैं। तो ये बिल्कुल जो क्लासिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, और क्या है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। दो तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग रेशियो एनालिसिस में एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं। ट्रेडिशनल में बोला कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो और कंपोजिट रेशियोज क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी है। एक्टिविटी को टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के सॉल्वेंसी रेशियोज बोला जाता है। लेकिन ये सॉल्वेंसी है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स उन सबको लेके चलते हैं। यहाँ सिर्फ करंट और एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। क्या कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, कैसा लेके चलते हैं, उससे पहले हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है यहाँ पर। आइए देखें जरा। रेशो जो होती है वो आपको कई तरह से एक्सप्रेस करी जाती है। रेशो फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करी जा सकती है, प्रोपोर्शन के रूप में एक्सप्रेस करी जा सकती है, परसेंटेज और नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस करी जा सकती है। मेरे सर्टेन रेशोज, तेज ग्रेवाल को जब आप देखेंगे ना, एक ही रेशो को परसेंटेज में और एक ही रेशो को फ्रैक्शन में डिस्कस कर रखा है। तो वो प्रिवेलिंग अच्छा, लेकिन अगर ऐसा कंफ्यूजन आएगा तो हम क्या करेंगे। ऐसे कंफ्यूजन के केस में विल गो फॉरवर्ड। ऐसे कंफ्यूजन के केस में हम क्या करेंगे, विल गो फॉर द एनसीईआरटी वाला एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसको हम लेके चलेंगे इस तरफ। तो देखिए, अब यहाँ हमारे पास आई सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है, फिर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन वाला बाद में करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बेसिस पर, मतलब व्हाट आर द बेसिक आइडिया, क्यों करा जाता है रेशियो एनालिसिस, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन से एरिया ऐसे हैं जिन पर हमें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। मान लिया जाए आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो ऑब्वियसली इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन टू यू। यहाँ गड़बड़ हो गई है। आपने देखा कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्लाइन हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से, वहां पर अलार्मिंग हो गया। मतलब कहीं भी कुछ अगर आपको एबनॉर्मल दिखता है इन योर बॉडी, इन योर एनवायरमेंट और इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अलार्मिंग ही तो है। अब आप देखेंगे, जब आप देखते हैं कि तभी आफ्टर दिवाली फायर क्रैकर्स से बाकी बहुत सारे पराली जलाने की वजह से अभी तक तो मौसम बिल्कुल बढ़िया ठीक है, तो क्या होगा, अचानक से एकदम इंटेंस स्मॉग आना शुरू, बहुत कुछ आना शुरू। स्कूल भी आपके देखेंगे ऑनलाइन चले जाते हैं, बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या है, वो एबनॉर्मलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से ऐसे एरिया हैं विच आर अलार्मिंग, उनको ध्यान देने की, तो वो कहाँ से हमें पता चलते हैं, वो विजिबिलिटी हमें नंबर, क्वांटिटी क्वांटिटी की, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की फॉर्म में हमें दिखता है रेशियो एनालिसिस से। पोटेंशियल एरियाज जहाँ हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किसी जगह पे हमारा 10%, 12% इस तरह से ग्रो कर रहा है, कहीं हमारा 25% से ग्रो कर रहा है, कहीं हमारा 40% से ग्रो कर रहा है। तो हम सोच सकते हैं ना कि भाई जहाँ हम 40% से ग्रो कर रहे हैं वो शायद सेचुरेशन की स्टेज पे पहुंच चुका है, लेकिन जहाँ ग्रोथ अभी 11-12% है वहां जा सकते हैं। जैसे एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है एमआरएफ का जो शेयर है, उसकी प्राइस को बताया कितना है एमआरएफ, लोगों को मालूम होगा। एमआरएफ का मद्रास रबर फैक्ट्री का एक शेयर जो है 1 लाख, 1,40,000, 1 लाख ऐसा कुछ करीब चल रहा है, ठीक है। अब ऐसी डेट में तुम उसको शेयर खरीदोगे तो वो कितना ग्रो करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी 2 साल पहले तक वो 78,000 का चल रहा था, ऐसा भी था। तो पोटेंशियल देख रहे हैं आपने वहां पर, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रेशियो एनालिसिस उन एरिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमें क्या हो सकता है, फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बन जाए। अब आगे चलते हैं जरा, डीपर एनालिसिस इसका, प्रॉफिटेबिलिटी का, लिक्विडिटी का, सॉल्वेंसी का एंड एफिशिएंसी लेवल इन द बिजनेस। ये सारी की सारी रेशियो है, अलग अलग तरह के पर्पज को सॉल्व करती है, वो सारा पर्पज इसका बनता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अब मुझे बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ क्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कर रहे हैं, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल हो गया। डेट इक्विटी रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, डेट इज अ कंपोनेंट, इक्विटी इज द शेयर होल्डर फंड दूसरा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का है वो। तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के लिए हमें करते हैं, और अब हम कंपेयर करते हैं उसको किसके साथ, बेस्ट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ, कि इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है और हमारा स्टैंडर्ड क्या है।
उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, फैसले लेते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। एनी डिसीजन बैक्ड बाय नंबर्स इज ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, द वाइज डिसीजन। इमोशंस में भी कुछ लोग डिसीजन करते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में क्या करते हैं लोग, किसी की जो टिप मिलती है उसके हिसाब से वो काम करना शुरू करते हैं। वैसा नहीं, वो फिर क्या होता है, इमोशनल फुल टाइप के लोग होते हैं, भाई लगा लिए उठेगा, भाई लगा लिए गिरेगा, ऐसा करके। वो नहीं, एक व्यक्ति जो है कैलकुलेशन करता है, एनालिसिस करता है, उसके बाद वो फैसले लेता है। वो हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे जरा देखिए। ये मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ, ये सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। अरे जब आपको एडवांटेज मालूम है तभी तो ढूंढोगे आउट वन आउट कौन सा है। बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, जो लोग अभी सीयूटी की मेरे किताबों में तैयारी कर रहे हैं उनको दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर। मेरे ख्याल से एक या दो बच्चे कर रहे हैं सीयूटी की तैयारी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिल मैन है सारे के सारे। नहीं, हंसने की बात नहीं है। जिन लोगों के 100 आए थे उनकी अप्रोच वही थी। दे वर डूइंग साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस। वो सीयूटी भी कर रहे थे और ये अपना बोर्ड का भी तैयारी कर रहे थे। उसका फायदा उन्हें सीयूटी में भी हुआ, उसका फायदा उन्हें बोर्ड एग्जाम में भी हुआ। ठीक है। आपके मन में जब ये थॉट आ रहा है कि नहीं पहले सिलेबस पूरा हो जाए फिर प्रिपरेशन करेंगे, बुलशिट थॉट है वो। आपको सिलेबस पूरा हो ना हो तैयारी साथ साथ करनी है। हेल्प इन हेल्प टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ द डिसीजंस। डिसीजन कितने इफेक्टिव हैं, कितने शानदार है, कितने फ्रूटफुल, कितने प्रोडक्टिव बनेंगे, वो पता चलता है रेशियो एनालिसिस से। अंडरस्टैंड वेदर द बिजनेस फर्म हैज टेकन द राइट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, ये हमें रेशियो एनालिसिस से पता चलेंगे। रिजल्ट अगर हमारे फेवर में होंगे, नंबर हमारे फेवर में होंगे, तो हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। और आगे चलें। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप। क्या होता है कि हमारी जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर आइटम है वो लेमैन के लिए तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बोला कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, हम क्या बोलेंगे, भाई तुमने पैसा कितना लगाया था, वो कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट और इक्विटी को मिला के, और तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई 50 लाख की और रिटर्न मिल गया 20 लाख का, बड़ा शानदार रिटर्न है आपको तो। लेकिन अगर मैं सिर्फ आरओआई लेके चलूं, मतलब सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलूं या सिर्फ शेयर होल्डर फंड लेके चलूं, तो मुझे कुछ मीनिंगफुल दिखेगा ही नहीं। मीनिंगफुल तो ये रेशियो एनालिसिस बनाता है ना उस इन्फॉर्मेशन को। इट गोज इन दैट वे। चलो थोड़ा सा आगे चलें जरा। आगे आगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ये रटने की चीज नहीं है, एक बार पढ़ना है बस इसको। हेल्पफुल इन कंपेरेटिव एनालिसिस, ये आप जानते ही हैं। कंपैरिजन जो है वो रेशियो से ज्यादा क्लियर होता है। मान लिया इस बच्चे के 500 नंबर आए हैं और इस बच्चे के 700 नंबर आए हैं, तो किसके नंबर ज्यादा, 700 वाले नंबर ज्यादा। लेकिन उसके 1000 में से 700 आए हैं, उसके 600 में से 500 आए हैं, तब कौन ज्यादा अच्छा बताइए। तो कंपेरेटिव एनालिसिस आसान बनता है, परसेंटेज गिव्स यू मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन। मतलब रेंडमली आप बोले कि मतलब इसके 500 नंबर है, उसके 700 ज्यादा नंबर लेके आया। भाई 700 आए कितने में से हैं, 1000 में से 700 तो 70% हुआ, और 600 में से 500 कितना हुआ बताइए, 80। क्योंकि कंपेरेटिव नहीं प्रैक्टिस करी ना अभी, वरना 80 पॉइंट एक्शन में वैल्यू निकाल लेते, नहीं करा। हेल्पफुल इन कंपेरेटिव एनालिसिस, ये हम बोल रहे हैं इसको यहाँ पर। और थोड़ा आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, यहाँ नंबर आपके फेवर में नहीं है, समझ लीजिए वही प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। अब आप देखिए, आप लोगों के जब टर्म एग्जाम होते हैं, तो कोई बच्चे से इंग्लिश में कोई 95 लेके आया, इकोनॉमिक्स में तो 97 98 नंबर, मतलब मैं बोलूँ परसेंटेज लेके आ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज में चलो 70s में लेके आ गए, है ना। और फिर अकाउंटेंसी में कितने ले गए, 12%। मैथमेटिक्स में कितने, 20%। तो नंबर्स क्या बोल रहे हैं कि यू नीड टू फोकस मोर ऑन वेयर, अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। और क्यों अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में लोग नंबर कम आते हैं बताइए तो जरा। स्टूडेंट का, मेरे जमाने से जब मैं स्टूडेंट था और पुराने जमाने से भी एक परसेप्शन होता है क्या, कि यार टीचर ने एक बार पढ़ाया, हमने एक बार कर लिया, हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी जो होती है उसे बार बार करना पड़ता है। आप या तो आप जीनियस है, एक ही बार कर लें, है ना, री इनकारनेशन है विवेकानंद जी का या किसी और का, रामानुजम जी का। या तो आप वैसे हैं कि एक बार पढ़ लिया, छप गया थ्योरी दिमाग में, चले गए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है तो समझिए आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। हर एवरेज से ज्यादा स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
उन एरियाज की बार बार प्रैक्टिस करनी थी जहां वो गलती होती है। सबसे बड़ी परेशानी पता है स्टूडेंट के लिए होती है, वो स्वीकार ही नहीं करता कि मैं कहीं कमजोर हूँ, मेरी कहीं कोई गलतियां भी हैं, वो स्वीकार ही नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके वीक एरिया क्या यानी कि कमियां हम में भी हैं, तब तक इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है। एज अ टीचर, अगर मुझे आप कुछ बताते हैं और मैं बोलता हूँ नहीं 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 मुझे अच्छा पता है, लाइक आई विल टेक एन एग्जांपल। मेरी क्लास में एक बच्चा बहुत नालायक सिरफिरा सा बच्चा है, लेकिन मैंने एक बार उसकी नोटबुक को खोल के देखा, तो उसके टीचर ने पढ़ा था, बड़ा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा रखा था उसको। ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा मैंने उसके पढ़ाने का तरीका, इसमें फेस पढ़ा रखा था। ठीक है। तो मुझे उसने जिस तरह से कुछ चीजें बताई थी, तो वो जो जो फ्लो में उसने पढ़ा रखा था, आई रियली लाइक दैट फ्लो। तुम लोगों के साथ तो नहीं कर पाया वैसा मैं, लेकिन अगले बैच के साथ मैं उसी फ्लो में पढ़ाऊंगा। आई लर्न इट। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने आप लोगों को बेकार दिया है, लेकिन मुझे लगा कि ईश्वर शेयर्स में बार बार परेशानी आ रही, तो वो ऐसी परेशानी क्यों आ रही। तो जब मैंने उसके एक्सप्लेनेशन और उसके फ्लो को देखा, इट वॉज अ नाइस फ्लो, अच्छे ढंग से करा उसने। तो मैंने बहुत अच्छे से ध्यान से उसको देखा और माइंड में थोड़ा सा बनाया हिसाब किताब, ऐसा मुझे करना चाहिए। ठीक है। परहैप्स रिवीजन में मैं उस फ्लो से काम करूंगा, आपको महसूस होगा, तो मैंने एक नई चीज सीखी। लेकिन मैं बोलूँ नहीं भाई, मैं 25 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा है, क्या कल के बच्चे ने मुझे सिखाया, नहीं ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ तो व्हाई नॉट यू। यहाँ हमने बोला आगे क्या कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम एरिया आपको पता चल जाए तो ऑनेस्टली उस पर काम करना है। हमें मालूम है हमारे प्रॉब्लम एरिया हमारा फोन है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन फिर क्या होता है, हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं, क्यों। दिल के हाथों मजबूर हैं। दिल कहता है चल थोड़ा सा देख ले, कोई बात नहीं, इतने में क्या बिगड़ रहा है। वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, वो आपको डुबा देता है अच्छे से। अब अब एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग छुट्टी हुई थी आज, तो दो बच्चे क्या करते हैं आपस में मजे मजे से एक की पकड़ के हु ऐसा कर रहे हैं। मैंने सीटी बजा के बोला नहीं करना लड़ाई, पीछे हट जाओ, तो वो के साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर में चटाक पटाक की आवाज आनी शुरू हो गई वहीं पर ही। ठीक। हमारे स्कूल में क्या होता है कि जैसे मान लो दो बच्चे लड़ रहे हो तो पड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं, मतलब हाँ हाँ, थोड़ा ऐसे से, मतलब भड़काना, आग लगाना, अरे तो पिट गया तेरा, ये हो गया तेरा हो गया। उसके बाद तो भयंकर एक बंदा बिल्कुल भिखारी बना होता, ज्यादातर की कमीज पूरी फटी हुई उसकी, एक के शरीर में बंदरों वाले नाखून लगे हुए थे, एक के तो बाली बेचारे के उखड़ के हाथ में आ रखे थे थोड़े से। ठीक है, तो होगा क्यों नहीं होना, होगा, चाहिए ये तो। वो जवानी जवानी के जिसकी कोई कहानी ना हो। ठीक है, ऐसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी खतरनाक वीडियो कल का। तो वो पपेट बने हुए हैं। लोगों को तो क्या लग रहा है, जैसे होता है ना पुराने जमाने में, तो बेवकूफ लड़ रहे होते हैं लोग, पैसा कर कर ले, मेरी तरफ से 50 रुपए, तेरी तरफ से 5 रुपए, ऐसा करके चल रहा था, ऐसे लड़ाई। ठीक है। लड़ाई के बाद दोनों शांत बैठे हैं, शरीर कांप रहे हैं उनके, क्योंकि चोट लगी एक दूसरे के, लेकिन क्या, अब हम बोल रहे हैं क्या कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम एरिया पता चल गया, आप उस पर काम करिए, आपका रिजल्ट ठीक निकलेगा। फिर यह है अनेबल्स स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को। ये पर्सनल लाइफ में उतना एप्लीकेबल है जितना बिजनेस में। तो स्वॉट एनालिसिस में आपको हेल्प, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जहां नंबर्स आपके फेवर में बोल रहे हैं स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है आपकी, जहां नंबर्स अच्छा नहीं बोल रहे वो वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, जहां ट्रेंड आपको क्या लग रहा है पॉजिटिव लग रहा है, अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट कहाँ है, जहां पीक पे पहुंच चुके हैं, वो आपके लिए क्या अब अलार्मिंग हो गया, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, अब आपको डिक्लाइन या सेचुरेशन की स्टेज आएगी, वैसा करके। ठीक है, वैसा करके। और जो बच्चे जैसे स्कूल में टॉप वगैरह कर रहे होते हैं ना, जैसे मेरी मेरी उनके लिए एडवाइस है कि मतलब अब तुम बोलोगे ऑर्थोडॉक्स हो गया मैं, थोड़ा बहुत एग्जाम में ऐसे उल्टे पुल्टे काम करके आया करो जिससे एग्जामिनर को लगे, पहले जैसे टीचर को लगता है ना कि यार, यार ये बच्चा तो यार टॉप करेगा, बिल्कुल ऐसा सारे बैच को लगता है वो बच्चा टॉप करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो टॉप नहीं करता। ठीक है। ऐसा एक तो एक्सपेक्टेशन का बोझ हो जाता है, और एक शायद मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स बनो, नजर वजर भी लग जाती है कई बार तो, है ना, वैसे भी लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि कभी कभी ऐसी स्टूपिड मिस्टेक भी करके आए एग्जाम में तो टीचर का भरोसा टूट जाए, ये नहीं बनेगा टॉपर, ये नहीं बनने वाला। एक आध गलती किसी पेपर में करके आना, किसी सब्जेक्ट में, आई एम नॉट सेइंग इन एवरी सब्जेक्ट, करके आइए, वो फिर आपकी उम्मीद बनी रहेगी, भले ही आप उसको ठीक से जानते हो। कोई वन मार्कर ऐसा स्टूपिड सा गलत कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 80 में से 80 वाले डिजर्व कर रहे हैं, ठीक है 80 में से 77 ही मिलेगा तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा आपका, करिए। दैट इज माई परसेप्शन, आई एम नॉट ऑलवेज करेक्ट, मर्जी है आपकी, लेकिन पहले वो 80 लायक तो बनो, तब आप दूसरों को डिच करें उस मामले में। स्वोट एनालिसिस की बात करी हम लोगों ने, ये हमें बिल्कुल अच्छा रेशो से पता चलता है, और फिर अलग अलग तरह के कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाते हैं, क्या,
प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन है, लिक्विडिटी का कंपैरिजन है, सॉल्वेंसी का कंपैरिजन है। ये सब बिजनेस में कंपेयर करे जाते हैं। ये कंपैरिजन किस फॉर्म में होते हैं वो देख लीजिए। ये वाला पार्ट जो है सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है एनसीईआरटी का। ये क्या कह रहा है? ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कौन कौन से कंपैरिजन जनरली हम लोग लेके चलते हैं? ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, इंट्राफर्म कंपैरिजन या टाइम सीरीज एनालिसिस। ये एक तरह का कंपैरिजन होता है। दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर, इंटरफर्म कंपैरिजन, या फिर हम क्या बोले, क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन भी। तो ये क्रॉस सेक्शनल कैसे हुआ? एक फर्म, दो फर्म, तीन फर्म, चार फर्म, एक फर्म का डेट इक्विटी, दूसरे फर्म का डेट इक्विटी, तीसरे फर्म का डेट इक्विटी, इस तरह से बनता है ये। इंटरफर्म और क्रॉस सेक्शनल भी बना, इस सेंस में बना। और आगे बोले क्या? स्टैंडर्ड सेट फॉर द फर्म और इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट अगर 12% है, आप 20% ग्रोथ रेट पे जा रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री के सुपर अचीवर हैं। आपके बैच में अगर एवरेज स्कोर 80% जा रहा है और आप 92% स्कोर कर रहे हैं, आप सुपर अचीवर हैं। ठीक है। देखिए, परसेंटाइल वही तो होता है। अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से परसेंटाइल जो लेके चलते हैं, आपके सीयूटी के रिजल्ट में परसेंटाइल से स्कोर कैलकुलेट होता है। हाईएस्ट स्कोर वाले जो है वो 100 परसेंटाइल प्लेस करे जाएंगे। उनके कंपैरिजन में आपका स्कोर क्या है, दैट गिव्स मोर जेनरिक रिजल्ट्स। थोड़ा नीचे चले अब। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं जरा जाने। ये मीन्स है, ये क्या है आपके, मीन्स है, एंड नहीं है। मतलब तरीका है जिसके थ्रू आपको पता चले कि भी हाँ हमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, दे आर नॉट द एंड्स। फिर क्या है? लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। रेशो आपको क्या देगी, आइडिया देगी कि कहाँ गड़बड़ है, क्या परेशानियां है। उनको सॉल्व करने के समाधान नहीं बताएगी। सॉल्व करने का समाधान कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और विजडम से आएगा। ठीक है। आप सबको मालूम चल रहा है कि भाई हमारे नंबर अकाउंटेंसी में कम आ रहे हैं या हमारे मैथमेटिक्स में कम आ रहे हैं। ठीक। ऐसे में क्या होगा, आपके मैथ्स टीचर, अकाउंटेंसी टीचर जो आपको एडवाइस दें, कुछ लोग फॉलो करते हैं उसको, कुछ फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। अब एक बच्चा है, मतलब मैं उसको, आप ही के बैच में मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत उसको समझाने की कि बेटा इस तरीके से काम करना, वो कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर ली मैंने समझाने की, बाबा अपना तरीका बदल, इस तरीके से नहीं बनेगी। आप कोई भी चैप्टर पूरा नहीं कर पाएंगे, किसी भी चैप्टर में आपकी कंफर्टेबल कंफर्ट जोन नहीं बनेगी। नहीं मानता बच्चा, पता नहीं क्या बेंट ऑफ माइंड है उसका। माँ बाप को बोल चुका हूँ इसको 1-to-1 ट्यूशन में दिला ले, माँ बाप कहते नहीं आप ही के पास आएगा। चलिए कोई बात नहीं। आगे बोले, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस। ठीक है जी, अब जरा समझिए, एक एग्जांपल मजेदार है। एक भाई साहब हैं, आप जानते होंगे यहाँ पर। अभी देखो जरा, पहचानना जरा कौन है ये। ये भाई साहब देखे होंगे आप लोगों ने, बड़े शानदार हैं, बड़े हैंडसम हैं। ये देखो, ये भाई साहब कौन है बताओ ये? हाँ, क्या नाम है इनका? किम जोंग ऊ उन, किम जोंग उन। ठीक है जी, कितने सुंदर है देखो। ये अपने पिताजी से भी 4 कदम आगे। अगर आपने ऐसा यूनिक हेयर कट बना लिया तो वो आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे देगा अपने यहाँ का। है? अगर अगर ऐसा ऐसा। हाँ ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, इसका इससे क्या लेना जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए मैं बता दूं क्या लेना जा रहे हैं। देखिए इसका लेना देना, अरे पहले देख लो उसको ढंग से, नजरों में बसा लो इसे। देखिए, अब जरा समझिए। हमने बोला है इंडिया के अंदर कि करंट रेशियो जो आइडियल है वो 2:1 है। तुम नॉर्थ कोरिया चले गए, तुमने बोला जी आइडियल रेशियो क्या है, 2:1 है। अगर नहीं जी, 0.5:1 है आइडियल रेशियो, तुम क्या कर लोगे? मना करोगे? नहीं नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो 2:1 होता है। राव बताते हैं इंटरनेशनल क्या होता है। ओलंपिक्स में इसने अपने लोग भेजे, खिलाड़ी भेजे बेचारे, वो क्या हुआ, कोई मेडल वेडल नहीं जीते, उसने सबको मजदूर बना दिया। जो माइंस होते हैं उसमें मेहनत करने के लिए भेज दिया, क्योंकि मेडल नहीं जीते बेचारे। ठीक है। उसने बोला क्या मंजूर है, मौत मंजूर है या फिर खदानों में काम करना है, मजदूर बना दिया बेचारे सब। अब आप मुझे बताइए, अगर किम जोंग यूंग बोलता है कि हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 5 एलिमेंट मिला के पानी बनाना, तो बन जाएगा? हाँ चलेगी उसकी? नहीं चलेगी। तो अगर वो बोले कि जो जो आपका हार्ट होता है उसका साइज ना रेक्टेंगुलर होता है, और हमारे यहाँ के हर व्यक्ति का हार्ट का साइज रेक्टेंगुलर होना चाहिए, कि बन जाएगा? नहीं बन सकता। ठीक है। तो साइंस नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं रिलेशन रेशियो का, साइंस नहीं है। साइंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो यूनिवर्सल हैं। वहां किम जोंग या ट्रंप बाबा की नहीं चलेगी। लेकिन काउंटी के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड्स नहीं है,
वो क्या है, मैन मेड मैन क्रिएटेड इंडस्ट्री की प्रैक्टिस बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये बड़ी परेशानी आती है। साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हो तो वी कैन मीट देम, वी कैन मैच देम। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दे आर मैन मेड, तो उनको मैच करना जरा मुश्किल पड़ता है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स की वजह से क्या होता है, जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो सब क्या हो जाती है, वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री और प्लेस टू प्लेस, वैसा करके चीजें बदलती हैं। और थोड़ा आगे चलें, स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन नहीं है, पहली चीज ये थी। और दूसरा चीज क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स नहीं है। यूएसए के अलग स्टैंडर्ड चलते हैं, यूके के अलग चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, मोस्टली क्या होता है कि यूएस इज अ डोमिनेटिंग इकोनॉमी, तो उसी के स्टैंडर्ड चला करते थे। हर कपड़ अगर आप देखेंगे, जो हम इंडिया के अंदर कपड़ा पहन रहे होते हैं, इनमें जो स्टैंडर्ड जो होते हैं, या तो आपने देखा होगा, आप मान लो अमेजन से किसी ऑनलाइन वाले से अगर आप मान लो जूता या कोई फैशन अपरेल खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको दो साइज दिखते हैं। कौन से दिखते हैं, यूके के, और एक दिखते हैं ये यूएसए के। यूके के हम इसलिए मानते हैं क्योंकि गुलाम थे उसके, और यूएसए के इसलिए चलते हैं क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहीं देखा है इंडियन स्टैंडर्ड्स भी, ठीक है, सरकार ने कोशिश करी है लेकिन उसको आने में भी टाइम लगा। मैंने पिछले साल न्यूज पढ़ी थी, आएंगे लेकिन अभी तक नहीं आया वो सिस्टम। तो देखिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड का अभाव है, इसकी वजह से क्या होता है, जो कि लोगों की एक्सप्लेनेशंस होती हैं, फाइंडिंग्स होती हैं, और वो आउटकम्स होते हैं उनके एनालिसिस के, वो अलग तरह से वेरी कर जाते हैं। और रेशो बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स। तो मान लो रेशियो एनालिसिस करना है, और एक बच्चा बोलता है क्या कि सर, हमने बोला डेट और इक्विटी को कंपैरिजन करो, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। हमने बोला ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपैरिजन करो, कुछ रिजल्ट निकलेगा। लेकिन एक व्यक्ति क्या कहता है, सर जी, क्रेडिटर है 1 लाख रुपए के, फर्नीचर है उसका कितने, 1 लाख रुपए का, ये रेशियो क्रेडिटर इज टू फर्नीचर क्या बन गई, 1:1 बन गई। भाई क्या रीजन निकल रहा है इसका, क्रेडिटर का, क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं उधारी में। फर्नीचर से क्या लेना देना उसका। अगर मैं फर्नीचर को उधार से भी खरीद लूं, तो भी वो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट चैप्टर याद है। अगर हम कोई एसेट्स क्रेडिट पे खरीदते हैं और 1 साल में पेमेंट जानी होती है, तो अदर करंट लायबिलिटी बनती है। लेकिन अगर गुड्स उधारी खरीदते हैं और 1 साल में पेमेंट जानी, तो क्रेडिटर या ट्रेड पेबल बनते हैं। अगर गुड्स होती तो भी कंपैरिजन बनता, लेकिन दीज आर अनलाइकली कंपैरिजन, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हाँ जी, चलिए देखें जरा क्या बना आपका, देखिए। बट इट हैज नो रिलेवेंस एसेस द डेफिनेशन, ये आपका हो गया रेशियो बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर। ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है आपका। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग रेशियो आप किसी भी दो फिगर का कंपैरिजन करते हो, वो रेशियो एनालिसिस थोड़ी कहलाएगा। आप अपनी रिपोर्ट को बल्कि बनाने के लिए कुछ भी डाल दो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखो, जो स्टैंडर्ड और वेरीफाइड रेशियो, उनमें थोड़ी लिमिटेशन है। somebody wants to propose a new ratio and which is not relevant, तो क्या होगा, रेशियो ऐसे थोड़ी थी हवा में बन गई। किसी ने, देखो मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था, दे आर टेस्टेड एंड ट्रस्टेड over that long time period of time. Many people had, like adopted them and then they got the same results. अब ऐसे थोड़ी है, अगर इसमें भी कोई मीनिंगफुल निकल रहा होगा तो वो हर जगह अप्लाई होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा, तब वो एक्सेप्टेबल होगा। वो लिमिटेशन आगे निकलती है, दीज आर ह्यूमन लिमिटेशन। साइंस होता तो ये लिमिटेशन ही नहीं होती। और थोड़ा आगे चले जरा, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस नहीं है। अगर मैं बोलूं डेफिनेशंस नहीं है हमारे पास स्टैंडर्ड, क्या करना है फिर, थोड़ा आगे चलें। अब आए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने फ्लो चार्ट में बताया था आपको, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ एनसीईआरटी में, बाकी बुक्स में नहीं है। और एक बार सीयूटी में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट रेशो। अब क्या हुआ कंपोजिट रेशो, किसी को पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, ना स्कूल ने पढ़ा है, ना बच्चों ने पढ़ा, ना उन्होंने एनसीईआरटी देखी। और सीयूटी के लिए एनटीए बोलता है कि साफ साफ एनसीईआरटी को बेस बना के चलेंगे आप। ठीक है जी। तो चलिए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है वो है किस तरह से, ये कहता है कि रेशोज का जो ग्रुप है वो 3 तरह का बनेगा। एक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, दूसरा बैलेंस शीट रेशो, तीसरा बनेगा कंपोजिट रेशो। जरा समझें कैसे। अगर मैं बोलूं ऐसी रेशो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम वाला है, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, उसे बोलेंगे क्या, जैसे मैं बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो,
तो क्या बनेगा वो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू कितना करना है, 100 करना है। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, खत्म, हो गया। तो कौन सी रेशो है ये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है। दूसरी रेशो मैंने बोला डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर में डेट आया, डिनोमिनेटर में इक्विटी आया। डेट और इक्विटी आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में, इसे बैलेंस शीट रेशो बोलते हैं। ठीक है। अब एक रेशो आपके पास आई क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन में क्या बोला हम लोगों ने, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में। और ये ऊपर वाला पार्ट कहाँ मिलेगा आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। दिस इज कॉम्पोजिट रेशो। ठीक है जी। आइए जरा देखें क्या बनता है, ऐसी रेशो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कहाँ से निकले, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे कौन सी रेशो, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशो। एग्जांपल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाले रेशो। ठीक है। इसमें इसके अंदर वो भी आएगा, ऑपरेटिंग रेशो भी आएगा। पर ठीक है, आप देख के पता लगा सकते हैं कि भी ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या है आपका, उसी तरह से चलता है। आगे बढ़े जरा नेक्स्ट, नंबर 2, बैलेंस शीट रेशियोज जिसके दोनों वेरिएबल्स है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहाँ से निकल कर आए, बैलेंस शीट से निकल कर आए। करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ये सारी रेशो कौन सी है आपकी, बैलेंस शीट रेशोज है। ठीक है। कंपोजिट रेशो, इसका एक कंपोनेंट तो कहाँ से आए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, दूसरा कंपोनेंट कहाँ से आए, बैलेंस शीट से। तो क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट कंपोजिट रेशोज बोलते हैं। ये रहे सारे एग्जांपल उसके। क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यू कैन सी हियर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, आरओआई, ये सब क्या है आपके। अरे जैसे मैं बोलूं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ से निकल कर आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। और स्टॉक जो है वो कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में। ऐसा करके इन्हें कॉम्पोजिट रेशोज बोलते हैं। तो क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोजिट रेशो। तीन रेशो दे रखी थी उसकी और एक रेशो अलग से दे रखी थी, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। अब क्योंकि आपको पता चल गया, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, दिस इज फाइन। चलो आगे चलें जरा। अब हमारे पास है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि रेशो बनेंगे चार तरह से। एक है सॉल्वेंसी रेशो जिसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कौन सा वाला, लिक्विडिटी रेशोस, और एक क्या, सॉल्वेंसी रेशोस। शॉर्ट टर्म को लिक्विडिटी बोलेंगे, बाकी वाले को लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो यहाँ क्या क्या चीजें दिखती हैं, देखिए आपके सामने इधर, यू कैन सी हियर। लिक्विडिटी रेशोस के अंदर क्या क्या चीज आएगा, करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। ये असेंशियली क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म नेचर के आइटम को लेके बनाते हैं आप। और शॉर्ट टर्म के नेचर के आइटम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होती है। बोलो, इसमें इसमें शॉर्ट टर्म आइटम तो है। एसिड टेस्ट, अरे एसिड टेस्ट किसे कहते हैं, आप कहते हैं ना, मोदी गवर्नमेंट इज फेसिंग एन एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट। ये हाँ, ये इसका इसका सिनोनिम्स, इसको पुकारा जाता है एसिड टेस्ट नाम से भी पुकारा जाता है इसको। अरे ये आपकी क्विक रेशो होती है, लिक्विडिटी रेशो होती है। ये थोड़ी होता है कि एसिड डाल के टेस्ट करेंगे कि जल रहा है नहीं जल रहा। टेक्निकल जार्गन है ये, है टेक्निकल जागरण। टेक्निकल जार्गन का मतलब मालूम है, अब जब आप पढ़ेंगे ना बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहां आएगा टेक्निकल जार्गन। ठीक है। रेशो जो है एनालिसिस टूल्स के क्रम में एक एसिड टेस्ट रेशो, एसिड, भी गूगल पे सर्च करके देखना एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। हाँ, एसिड टेस्ट, और ये देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट इज द एसिड टेस्ट फॉर लीडरशिप, दिख रहा है इस तरह से, ऐसे दिखाया जाता है। किसी की कॉम्पिटेंसी अच्छी है नहीं वो जज करने के लिए, वैसा करने के लिए। तो वो जो हमने क्या बोला यहाँ पर, इस पे आ जाइए दोबारा से।
सॉल्वेंसी रेशियोज किसको बोलेंगे भाई? ये वो रेशियोज हैं जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म में आपकी इंसॉल्वेंसी है या नहीं उसको डिपेंड करता है। ये एसेंशियली कौन से आइटम रखे जाते हैं? लॉन्ग टर्म इन नेचर के रखे जाते हैं। डेट इक्विटी है, प्रोप्राइटरी रेशो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं बस। ठीक है, जनरली टीचर्स का ये कहना होता है कि बेटा रट लो इनको, मैं रटवाऊंगा नहीं कोई भी चीज, मैंने आज तक नहीं रटवाई। टोटल असेट्स टू डेट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, न्यू हमने इसलिए बोला था क्योंकि पोस्ट कोरोना के बाद ये रेशो जो है सिलेबस में ऐड करी गई थी 2 साल पहले। न्यू नहीं है, पुरानी हो चुकी हैं ये सारी की सारी। ठीक है जी, ये आपकी आएंगी किसके अंदर? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सिर्फ सॉल्वेंसी जिनको बोलते हैं उसके अंदर आती है रेशो। आ जाइए एक्टिविटी परफॉर्मेंस। एक्टिविटी परफॉर्मेंस रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियोज निकल कर आती है? एनीवे, इन्हें एफिशिएंसी रेशियोज भी बोला जाता है। ठीक है, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है इससे। कौन कौन सी रेशियोज हैं? इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर वेलोसिटी, पेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर वेलोसिटी। ये मैं पढ़ाता हूँ। इस साल सीयूटी में क्वेश्चन आ गए क्रेडिटर वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी पे। वो जो था ना अपना ऑल इंडिया 6 पोजीशन 7 पोजीशन वाला, वो खुश होकर बोलता सर डेटर वेलोसिटी क्रेडिटर वेलोसिटी के क्वेश्चन आए थे आज। नाम बताओ कौन? अबे नहीं। हाँ, कबीर माल। तो बड़ा खुश होकर बोला सर आए थे क्वेश्चन, मैं तो करके आ गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, या इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तीनों का मतलब एक ही है। और नेट एसेट्स का मतलब जानते हैं आप? अच्छा, इसके बाद आती है हमारे पास कौन सी रेशियोज? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये सारी क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से? वो रेशियो जिससे हमें क्या पता चले? प्रॉफिट का पता चले, या प्रॉफिट का कंपैरिजन हम कैपिटल एम्प्लॉयड से लेके चलें। इन रेशियोज को हम क्या लेके चल रहे हैं आगे देखें जरा यहाँ पर। इनमें इसको मैंने क्या किया, अपने हिसाब से दो हिस्सों में बांट दिया। एक मैंने बोला नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि नॉर्मल होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये नॉर्मल है। फिर एक जो है उसे हम बोल रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हालांकि जब आप बुक में क्लासिफिकेशन देखेंगे, नॉर्मल और ओवरऑल कुछ नहीं है, सीधा रेंडमली लाइन से बना दिया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी जो आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को सिनोनिम्स की तरह पढ़ेंगे, लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। लेकिन ट्वेल्थ में हमें एक ही मीनिंग लेके चलना है। बीकॉम ऑनर्स में जब जाएंगे मतलब बताऊंगा ना, अभी नोट्स तो दिखाने दो आगे, डिफरेंस मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा बड़ा लिखा मैंने नॉट इन सिलेबस। ट्वेल्थ के लिए नहीं, सीनियर क्लासेस में इट इज रेलिवेंट। यहाँ तो छोटा बच्चा समझ के ना आपको थोड़ी कम चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसलिए। ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ सिलेबस में नहीं है भाई। अर्निंग्स पर शेयर सिलेबस में नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर सिलेबस में नहीं है। डिविडेंड पे आउट रेशो सिलेबस में नहीं है। डिविडेंड पर शेयर सिलेबस में नहीं है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो सिलेबस में नहीं है। दैट्स गुड, हो गया। ठीक है जी। लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है, इसलिए हम पढ़ेंगे इनको। पढ़ेंगे, दे आर इन सीयूटी, वो उससे एक्सक्लूड नहीं हुई है, क्वेश्चन आते हैं इन पर। गॉट इट। ये जो रेशो है, अब ये कितने पेज का डॉक्यूमेंट अगर हम देखें तो 12 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर रेशो के सारी थियोरेटिकल चीजें लिखी हुई हैं, सारे के सारे कंपोनेंट का डिस्कशन हमने इसके अंदर करा। और अभी हमारे पास, हाँ अच्छा, थोड़ा सा टाइम। जैसे पहली रेशियो में लेके चलूं आपके सामने, क्या? लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है जी। करंट रेशो, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो, बोलते हैं इसको बैंकर्स रेशो भी बोला जाता है। क्या यूटिलिटी है इसकी? फर्म की एबिलिटी टू प्रॉम्प्टली मीट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल फर्म में कितनी लगती है उसकी एक्सटेंड हमें पता चलती है। इससे पता चलता है कि करंट असेट्स कितनी करंट लायबिलिटी को कवर करती हैं। ठीक। और थोड़ा आगे चलें जरा। करंट असेट्स की एक्सेस ओवर करंट लायबिलिटी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ सेफ्टी मार्जिन। 5 लाख मेरी करंट असेट्स, 2 लाख मेरी करंट लायबिलिटी, 3 लाख रुपए मेरे पास क्या सेफ्टी मार्जिन है। और ये आइडियल रेशियो 2:1 मानी जाती है। मान लो 2 करोड़ रुपए की आपके ऊपर क्या एसेट्स है और 1 करोड़ की करंट लायबिलिटी, तो उसको बच माइनस करने के बाद आपके पास 1 करोड़ बचता ना। दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। इसे आप क्या करेंगे? डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, और क्या करेंगे? बहुत सारे काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उससे पूरा, एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी करेंगे आप, ये वाला। और रेशियो शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी नीदर वेरी हाई नॉट वेरी लो। बहुत ज्यादा रेशियो अगर हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया? करंट असेट्स में ज्यादा पैसा डंप कर दिया है। और बहुत कम है तो मतलब आपकी शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ रही है। मान लो ये रेशियो 1:1 हो जाए किसी की, तो
तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी पे करने के बाद आपके बच्चे के पास फेंगा, कुछ नहीं होगा, आप उधारी करोगे फिर। तो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म की इंसॉल्वेंसी होगी आपके पास। आइडियल रेशियो 2:1 मानी जाती है, लेकिन किम जोंग उनके कंट्री में कुछ भी हो सकती है, हम नहीं कह सकते उसके बारे में कुछ भी। करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब आपको जानना जरूरी है कि करंट असेट्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। करंट असेट्स हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में, कि जो क्या हो, ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो, 12 महीने के अंदर अंदर उनकी रिकवरी हो, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो। और अगर 12 महीने, मतलब अगर ऑपरेटिंग साइकिल ना मेंशन हो तो 12 मंथ के अंदर अंदर उनकी रिकवरी हो। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बता चुके थे आप लोगों को। इसमें मैंने कहा था, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, रेशो इज गोइंग टू बी अल्ट्रा क्लियर टू यू, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सोचो उन बच्चों का क्या होगा जो 11th से सीधा 12th में आते हैं और रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं। बताओ जरा, क्या कैसे उन पे बीतती होगी, और मुझे पता नहीं टीचर्स करते कैसे होंगे। मैनी स्कूल स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स ने 11th से 12th में आते, 11th में उन्हें रेशियो एनालिसिस पढ़ा दिया, कैश फ्लो पढ़ा दिया 11th में। ना उन्होंने पार्टनरशिप पढ़ी, ना उन्होंने कंपनी अकाउंट पढ़ा, ना उन्होंने एनालिसिस के पहले 3 चैप्टर पढ़े, धूम मचा ली, धूम स्टाइल में रेशियो पढ़ा दी। अब आप देखेंगे कितनी चीजों की क्लैरिटी अब आपको हुई है, क्योंकि आपने इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर और थर्ड बुक के तीनों चैप्टर पढ़े हैं। तब आप समझ पा रहे हैं कि ये चीजें क्या है, प्लेस करना आसानी हो रही है। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है, इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, लेकिन यहाँ अब हम अकाउंटिंग को क्या करेंगे, लात मारेंगे। कैसे? अकाउंटिंग के अंदर इन्वेंट्री में लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर सब इंक्लूड होता है, ये कहता है भाई इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं वो अमाउंट जो हमें इमीडिएटली मिल जाए इफ यू वांट टू पे ऑफ आवर डेट्स। अब आप देखिए, लूज टूल्स, प्लास पेचकस हथौड़ी आपके, वो लोहे के भाव बिकेंगे, और किसी को खरीदने को तुम्हारा क्यों खरीदेगा, नया ना खरीद ले। स्टोर्स, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, मोबिल ऑयल, सॉफ्ट कॉटन, वो तुमसे क्यों खरीदेगा कोई, कबाड़े के भाव जाएगा। स्पेयर्स पार्ट्स, आपकी फैक्ट्री के स्पेयर पार्ट जरूरी थोड़ी दूसरी की फैक्ट्री में लगे हैं, नहीं चलेगी बात उससे, तो ये बेकार है हमारे लिए, कूड़े के भाव जाएंगे, इसलिए इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फिर आगे चलते हैं, डेटर में से क्या माइनस किया जाएगा, प्रोविजन माइनस कर दिया जाएगा। क्यों माइनस कर दिया जाएगा? भाई डाउटफुल है, रिकवरी के चांसेस नहीं है, हम तो उस एसेट्स को लेके चलेंगे ना जिससे रिकवरी हो। अरे भैया, लायबिलिटी से लेके नहीं चलना, एनालिसिस करते समय एसेंशियली माइनस करके दिखाना है। आप तो कोई भी डूबने वाली चीज को हटा देंगे यहाँ से। और जब, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस लेके चलते हैं, फिर करंट एसेट्स में कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो उसे भी हटा देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जो होती है वो भी तो होती है, शॉर्ट टर्म वाली, लॉन्ग टर्म वाली, उसे भी माइनस करके चलेंगे। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स को नहीं रखना है, डेटर में से प्रोविजन माइनस करके चलना है, और यहाँ से फिक्टिशियस माइनस करके चलना है। ठीक है, नीचे चलें जरा, क्या लिखा है। हाँ भाई, हम करंट एसेट्स में उन एसेट्स को लेके चलेंगे जिनकी वैल्यू में इनसिग्निफिकेंट चेंज हो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे क्रेडिटर ने बोला मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तुमने देखा कि तुम्हारे पुराने टूल्स चीजें उनकी वैल्यू 2.5 लाख है, तुमने बोला कि ये 2.5 लाख के टूल्स ले जा हमारे, ले लोगे तुम? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? वो भी तो एसेट्स हैं, वो भी तो एसेट्स हैं। मतलब अपने वक्त तो ना, और दूसरे के वक्त हाँ हाँ, ये क्या बात हुई? अब ये गिविंग हर ऑप्शन कि 2.5 लाख के टूल्स पड़े हैं, तूने 2 लाख लेना, 50,000 और कम में दे रहे हैं, तो ले जाना, लेके क्यों नहीं जाते? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? और सुन, अभी सुन, जब हम क्विक रेशियो करेंगे ना, पूरी इन्वेंट्री हटा देंगे, है? क्योंकि हमें चाहिए वो एसेट्स जो सब्जेक्ट टू रियलाइज क्विकली विदाउट अ इंसिग्निफिकेंट चेंज इन देयर मनी। मैंने बोला ना, अकाउंटिंग को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। अकाउंटिंग में तो, अकाउंटिंग के हिसाब से यूर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। बेटा इमोशनल मत बन यहाँ पर। हाँ, अरे एक बात बता तुझसे मुझे, मेरा क्रेडिटर कहता है शाम तक पेमेंट दे दे वरना सप्लाई बंद कर दूंगा। मैं कहूँगा रुक जा भैया, लूज फूज बेचने दे मुझे अपने, मार्केट में तो बेचने दे मुझे, अब बिक जाएंगे। हाँ तो कुछ तो मिलेगा, तो क्या उसका इंतजार करेगा वो? दैट्स अ रॉन्ग अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अरे बिकेगा तब बिकेगा, अंडरस्टैंड,
लूज टू स्टोर्स फिर हम अपने पास रखते हैं, कभी कोई पेंडेंसी में जरूरत पड़ जाए उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर बेचने जाएंगे तो पता नहीं कैसे बिकेगी नहीं बिकेगी, हमें क्या पता। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के टाइम पे उन एसेट्स का भरोसा करते हैं। अच्छा चलो सुनो, मान लो आप एक सुनसान जंगल में झोपड़ी बना के रह रही हो अपने दद्दू के साथ, ठीक है। अच्छा जी, उसमें जंगली जानवर सियार बुल्फ वगैरह का अटैक का खतरा है। दद्दू कहते हैं बेटा ये दो बंदूकें हैं, एक बंदूक तो पता कैसी है, अंग्रेजों के जमाने की है। उसमें लंबी नली डालनी पड़ेगी, पहले घुसुर 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 करना पड़ेगा उसको, फूंक मार के धुआं निकालना पड़ेगा उसको, फिर बुलेट डालनी पड़ेगी उसको, फिर घोड़ी चढ़ाना पड़ेगा उसको, फिर एम करके ढाए डिस्काए मारेंगे, तब तक तो आपकी मुंडी लेके खा जाएगा शेर। तो आपको ऐसा वेपन चाहिए ना, फट कट के निशाना एम करो, फटाक से उड़ा दे। तो यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, हमें इमीडिएट कैश चाहिए। अरे कैसे आएगा तेरा, तुम बोलोगे अरे प्लास ले लो, पेचकस ले लो, हथौड़ी ले लो, सस्ते का दाम सस्ते में ले लो, ऐसे बेचोगे क्या तुम उसे? इट्स डिफिकल्ट टू रियलाइज मनी फ्रॉम देम क्विकली, दैट्स द लिमिटेशन विद देम। और ये तो एसेट्स ही नहीं होती हैं, इसलिए हटा रहे हैं। और वहां से हम प्रोविजन इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो डाउटफुल है। डाउटफुल थे तभी तो हमने उनके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करा था, वो भी रियलाइजेशन के चांसेस नहीं है। इसलिए तीन चीजों की बात करते हैं। और ये ट्रेड पेबल किसको बोलते हैं, क्रेडिटर और बीपी को, और ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को बोलते हैं, ठीक है जी। और करंट लायबिलिटी जो होती है, ये भी आपने ढंग से पढ़ा था, वही पर्पस है 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, कोई अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ना हो उनके अंदर। जैसे ये ना हो दे डजंट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट। मान लो आपने किसी के पेमेंट करनी है 6 महीने के अंदर अंदर, अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए, अब क्या होगा बताओ? अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्रीज कर दिए, जब तक आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है फ्रीज पड़े रहेंगे। वो सारी लायबिलिटी पड़े पड़े क्या बन जाएंगी, नॉन करंट बन जाएंगी। तो ये है डेफर वाली की बात कर रहे हैं, बट डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी वहां की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर लोन्स पेबल ऑन डिमांड होते हैं, ओवरड्राफ्ट होते हैं सारे के सारे। वो ओवरड्राफ्ट जो 12 महीने के अंदर अंदर चुकाने हो आपने, कई बार सर कंपनी क्या करती है, बैंक क्या करता है, आपको 2 साल 3 साल की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है, वो नहीं कवर होता इसके अंदर। ट्रेड पेबल कवर होते हैं इसके अंदर। अदर करंट लायबिलिटी की लंबी चौड़ी लिस्ट है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, interest accrued but not due on borrowing, interest accrued and due on borrowing, income received in advance, unpaid dividends, application money received for allotment and due for payment, unpaid matured deposits उस पर इंटरेस्ट, अनपेड matured डिबेंचर उस पर इंटरेस्ट, ऑल्सो इन एडवांस। और भी चीजें, प्रोविडेंट फंड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पेबल, क्लेम है इंश्योरेंस का, पेबल है वापस देना आपने, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये सब आपकी किस सेल में चली जाती है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर चली जाती है, वैसा करके। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, और दुनिया भर के प्रोविजंस, ये सब करंट लायबिलिटी के अंदर चलते हैं। ये नोट इन सिलेबस में लिखा बड़ा बड़ा, बेटा समझना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं सिर्फ करंट असेट्स को, उसमें से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करते तो बनती है नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब आपको यूज करना है वर्किंग कैपिटल, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी बोल के यूज करना। सीनियर क्लासेस में ये इंप्लीकेशन चलता है, अभी नहीं चलेगा। अभी तो आप ट्वेल्थ में क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को बोलेंगे, ठीक है। अगली रेशो का हिसाब किताब हम अगली क्लास में करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, हाँ माइनस करा, दो तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं भाई उसके, तो अगर वो यहाँ दिखेगा तो वहां नहीं दिखेगा ना। हाँ, वैसा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।